नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम आपको एक ऐसे अफसर से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आसानी से आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और समस्या सुना और उसका निदान तुरंत उनके पास होता है। उनका नाम है नीलाभ चौधरी और उनकी पत्नी ऋचा चौधरी से। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सर, पहले तो हम आपका परिचय आपसे ही पूछ लेते हैं कि लोक सेवा में आने का आपके मन में विचार कब आया? आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि नहीं, आपको जो है आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, देश की सेवा करना है? कैसे आपके मन में आया? देखिए, ये जो निर्णय था ये कुछ हद तक जो परिस्थितियां थी उसके कारण से निर्णय मैंने लिया जी। और मैं एक निजी क्षेत्र के कंपनी में कार्यरत था और सेलुलर इंडस्ट्री में उस समय नौकरी कर रहा था, तो अच्छी ग्रोथ थी। तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि कभी वापस मैं सरकारी सेवा में आऊं। परंतु 1998 में आपको ज्ञात हो कि पोखरण में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए, जी जी, उसके बाद कई जो है सैंक्शंस हमारे देश के विरुद्ध लगाए गए। पश्चिमी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। जी, बहुत सारे पाबंदियां लगाए गए। उसके कारण से जो हम लोग के कंपनी का बिजनेस था वो काफी डाउन जाता रहा और फिर धीरे धीरे एक दिन ये स्थिति आई कि हम लोग अपने कंप्यूटर से इतने पीछे हो गए क्योंकि रोल आउट में अपने प्लान के एमपी सर्कल था वो कि धीरे धीरे जो अलग अलग विभागों से लोगों को निकाले जाने लगा। दे वर गिवन द पिंक स्लिप। तो मैंने सोचा कि ऐसा सेक्टर में नौकरी करने से क्या फायदा जिस दिन घर जाके एक दिन बताना पड़े कि आज भाई हम नौकरी से निकाल दिए गए। तो फिर हमने सोचा कि कुछ स्थायित्व तो ढूंढा जाए। तो तभी मैंने मन बनाया कि ठीक है, इस परीक्षा में एक बार अपनी भी किस्मत को आजमाया जाए। और उसके साथ साथ मैं प्रयासरत भी था कि मतलब ओवरसीज कुछ अच्छा असाइनमेंट मिले। तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में एक टेल्स्ट्रा कंपनी के माध्यम से एक असाइनमेंट मिला, परंतु जिस महीने मुझे वहाँ पे जाना था वीजा भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसी महीने यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, सिलेक्शन हो गया। तो कमाल है। जैसे किस्मत जहाँ ले जाती है, तो फिर मैं सेवा में आ गया। सर, एक तो मैं आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी स्कूलिंग, परिवार, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। हम लोग बहुत मध्यम वर्ग परिवार से रहे और हमारे पिताजी जो है सेंट्रल सर्विसेज में थे, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और मेरे स्कूलिंग 10th और 12th मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किया, एक नागालैंड जो प्रदेश है हमारा, बिल्कुल पूर्वी उत्तर में। और उसके पश्चात हमने अपने इंजीनियरिंग की स्नातक मध्य प्रदेश से किया। वहीं पे मैंने अपना डोमिसाइल भी ग्रहण किया था। अच्छा। वहीं से मैंने ये परीक्षाएं भी दिया और उसके पश्चात अब पिछले 20 सालों से यूपी में है। सर, मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट आपके क्या थे? क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें धड़कनें जो है कितनी बड़ी रहती हैं जब रिजल्ट्स आने वाला होता है। तो देखिए, हम लोग के टाइम में सिलेबस अलग हुआ करता था, उस समय 2 ऑप्शनल्स लेने पड़ते थे। तो एक ऑप्शनल तो हमारा जो हमने पढ़ाई किया था वही हमने लिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। परंतु उसमें मेरे मतलब क्योंकि नौकरी के साथ मैं दे रहा था एक एग्जाम को, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। परंतु एक सब्जेक्ट जो मैंने ज़िंदगी में कहीं पढ़ा ही नहीं था इससे पहले, उसमें बड़े अच्छे नंबर आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई, अब मुझे भी खुद याद नहीं है कि क्या रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि अब सिलेबस भी बहुत बदल गया है। बस नौकरी। रिजल्ट किसने बताया आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है? हम उस समय इस समय जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे एक मेन स्विचिंग सेंटर बन रहा था सेलुलर नेटवर्क की। तो हम लोग पूरा रायपुर को सेलुलर पहला सेलुलर नेटवर्क रायपुर का, उसी समय हम लोग कमीशनिंग कर रहे थे उसकी। तो मैं उसी कमीशनिंग के कार्य में लगा हुआ था जब मुझे किसी ने फोन किया, जिसने मेरे साथ साक्षात्कार दिया था। तो कैसे व्यक्ति ने बोला कि रिजल्ट आ गया है, बधाई। मैंने कहा क्या आ गया है क्या? तो आपकी मतलब आपका हो गया? हाँ। तो ने कहा भाई मेरा तो नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया, परसों से रिजल्ट आया हुआ है। तो मेरे को 24 घंटे बाद मालूम चला। 24 घंटे बाद? जी। यानी आपने उसको छोड़ दिया था? अब क्यों ऐसा? मतलब नहीं, हम जीवन में ये मतलब नजरिया लेके चलते, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने से कोई बहुत लाभ नहीं है। तो और मुझे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि कहाँ कहाँ किस माध्यम से रिजल्ट देखना है। तो मेरे को लगा कि अगर सिलेक्शन होगी तो किसी न किसी माध्यम से तो पता चली जाएगा। ऋचा जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? लखनऊ में हम पोस्टेड थे, उसी समय मुलाकात हुई। तो मतलब ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? इसे नहीं कहा जा सकता कि एक मैरिज पोर्टल में इनका प्रोफाइल हमने देखा, तो उसी के माध्यम से फिर बातचीत हुई। फिर इनके परिवार वाले
रिश्ते के लिए तैयार हुए तो शादी हो तो शादी हो गई। ऋषि जी, आप जब इनसे मिली तो आपने क्या सवाल पूछा था इनसे, क्या क्या पूछा पहली मुलाकात? नहीं, मुझे अपना नहीं याद, बट इनका नहीं, याद इनका है। इन्हीं का मैं पूछ रहा हूँ, इन्हीं का मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप इनसे मिले तो उन्होंने आपने क्या पूछा पहला? नहीं, मैंने पूछा था, मुझे ये याद है कि आप डॉक्टर से शादी क्यों करना चाहते हैं। बताइए सर। मुझे तो भी 16 साल पुरानी बात अब याद है नहीं मैंने क्या जवाब दिया था। क्या जवाब दिया याद नहीं है तो भाई सर, ये तो आपके आपके मन में कुछ तो रहा होगा कि नहीं, डॉक्टर ऐसी का कोई बात जो नहीं थी, पेशा होता मतलब है। हाँ, ये प्रोफेशन निश्चित रूप से मैं इसका सम्मान करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जो इस प्रोफेशन में जो एक सेवा भाव का एक एंगल है वो मुझे अच्छा लगता है। और ले दे के ये भी लगता है कि एक प्रोफेशनल लाइफ पार्टनर हो तो आपको शायद अच्छे तरीके से और समझे, क्योंकि इन लोगों का भी लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है और हम लोग भी ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं। शादी के शायद 15 साल में से 12 साल तो हम लोग अलग अलग ही गुजारे। तो वो भी एक ये था कि डेफिनेटली देयर इज आई थिंक ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मैम दोनों लोग वर्किंग है, कुछ मन का काम करना होता तो कैसे तय करते? ये तो बड़ा कठिन काम है। बोले नहीं नहीं, हमारा तो आज पता चला वैक्सीनेशन का वो ड्राइव चल रहा है तो हमें तो वहाँ ही रहना है। बॉस का ये है कि भाई आज तो यूपी दिवस डे है, तो कल किसान मोर्चा का धरना है, तो फिर ये रोज कुछ ना कुछ चल रहा है और क्राइम है। क्यों सर? जी, तो कैसे तय करते हैं आप लोग? मतलब क्या कोई सिस्टम बना के रखा है कि 12 नहीं? साल की अंडरस्टैंडिंग है, आप काम आ रही है तो। आ रही है? हाँ जी। नहीं, कैसे अभी फिलहाल? मतलब जैसे पता चल जाता है, कभी कभी तो टाइम निकाल ही लेते हैं जब हम कभी लोगों को कभी हाँ, सर बेटे कितने, के मतलब 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? वी डोंट डिसाइड आवर शेड्यूल। मतलब ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप अपने दिनचर्या या अपने रूटीन की प्लानिंग कर ही नहीं सकते, कोई नहीं, दूसरा लेकिन आपके फिर लिए उसका प्लानिंग करता प्रभाव है। परिवार और बच्चों पे तो पड़ता है ना। निश्चित रूप से, लेकिन मैं तो वो कैसे लड़ते हैं मैं आपसे? बहुत आभारी हूँ कि इनने परिवार को भी संभाल रखा, अपनी नौकरी को भी संभाला और आई एम वेरी डेफिनेटली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर। देखिए, ये बात कैमरे पे कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये है ना? नहीं, कहते हैं, हमेशा कहते हैं सर। हमेशा देखिए, कहते ये मैडम ने भी मान लिया, बस ज्यादातर लोग नहीं कहते हैं। नहीं, सच्चाई को मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे कैसे आपसे समय मांग लेते हैं? कैसे आप दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं? मेरा एक बेटा है वो, और काफ़ी मम्मी के साथ अटैचमेंट उसकी निश्चित रूप से इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर समय उनका इन्हीं के साथ बीता है। हम तो जिसको क्या कहा जाए, विजिटिंग फादर रहे हैं और वो जो डिमांड करता है तब हम कुछ ना कुछ सोचते हैं उसको। अपना व्यवस्था बनाते ही हैं। हाँ, कभी उसको भी कभी इच्छा होती 2-3 महीने में एक बार मॉल चलो, कभी पुराना जब कोविड के लॉकडाउन नहीं हुआ था तब पिक्चर जाने की जिद करता है तो मम्मी उनको ले जाती थी। कई बार, ज्यादातर समय तो यही दोनों अकेले गए हैं। तो ये पिक्चर पता चला आधे से ज्यादा देखिए तब आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कई बार अक्सर तो होता है। ज्वाइन नहीं भी किए हैं। कई बार बीच में से आधे में छोड़ के भी गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये हम लोग अपने लाइफ शेड्यूल नहीं डिसाइड करते, कोई और करता है। सर मुझे बताइए, कोविड का काल चल रहा था, बड़ा टफ था दोनों लोगों के लिए, क्योंकि जो दोनों लोग जिस पेशे में हैं उसमें डायरेक्टली अटैचमेंट है। आप मुझे बताइए कि लगातार कॉल्स आ रही थी, लगातार आप देख रहे थे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग जा रहे थे, हाईवे से जा रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो उसमें काम करने का कैसा अवसर था आपका? जरा सब मुझे ये बताइए आप। देखिए, कोविड जो एक पेंडेमिक है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि शायद हम लोग के पूरे जनरेशन में किसी को ना हुआ नहीं हो, और मैं भगवान ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंस अपने अगले जनरेशन को ना मिले। परंतु हाँ, ये चैलेंजेस तो अथाह थे और अलग अलग उसके पहलू था, क्योंकि लोगों को समझाना बुझाना भी था, अत्यधिक सख्ती भी नहीं होनी थी, परंतु नॉर्म्स के पालन भी कराना था। साथ ही साथ जो क्योंकि पुलिस में भी इंसानी कार्य करता है, वो भी उसके भी मन में कई संशय पैदा होता है अपनी सुरक्षा को लेके, अपने परिवार की सुरक्षा को लेके, तो वो भावनाओं को भी एड्रेस करना था। क्योंकि फोर्स में भी ये बीच में एक बार पैनिक फैल गया था, क्योंकि जब हम लोग के पुलिस लाइंस में करीब 30 बहुत सारे लोग जो है उससे प्रभावित हो गए लोग थे। करीब पॉजिटिव आ गए एक बार जी, में। जी। एक पर्टिकुलर थाने में काफी लोग पॉजिटिव आ गए, तो उसमें फोर्स के लोगों को भी समझाना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन भी बहुत कम, शुरुआत में संसाधन की कमी थी। जी जी। मास्क, सैनिटाइजर्स और कई अन्य चीजें जो एक, और उसके पश्चात जो एक मास एक्सोडस हुआ
जो श्रमिकों का मतलब जी, अन्य प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश में वापस वो तो बहुत ही कठिन और बहुत चैलेंजिंग था। निश्चित रूप से। और मैं तो यही सर्वशक्तिमान के हाथ में ही पूरा छोड़ रखा था कि देखिए कितने भी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हम लोग का इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते थे कि अगर कोविड को उस समय होना होता तो हो ही जाता, परंतु उस समय नहीं रहा, मतलब हम लोग ग्रसित नहीं हुए कोविड से, ये भी नहीं हुए, हम भी नहीं हुए, इनकी भी ड्यूटियाँ लगी। और हम लोग अपने बच्चों को लेके बहुत चिंतित थे। मेरा वयोवृद्ध पिता है, वो इस समय हम लोग के साथ रहते हैं, तो वो 80 साल के से ज़्यादा है, दोनों ही बहुत मतलब जिसको कहते वल्नरेबल एजेस में दोनों ही थे, और हम दोनों ही हाई रिस्क पेरेंट्स थे। तो सर्वशक्तिमान का ये बहुत कृपा रहा हम लोगों पे कि उस समय तो नहीं हुआ, और परंतु और हमें जब उसके बाद हुआ भी तो बड़े मतलब अच्छे से निकल गया, हम में कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आई, और फिर जब स्वस्थ हो गए तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुए, तो उसके बाद काफ़ी हद तक मन में एक भरोसा बना कि ठीक है, कार्य तो करना ही करना है, पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सर इसमें एक अच्छी बात ये भी रही कि पुलिस की छवि जो है, जो बहुत सारे लोग पुलिस को लेके कहते थे, पुलिस ने बहुत शानदार काम किया। निश्चित रूप से ये आप बिल्कुल सही कह रहे कि पहले बार पब्लिक को पुलिस का वो चेहरा देखने को मिला जिससे शायद वो अनजान थी, और ज़्यादातर जनसाधारण में पुलिस की जो छवि है वो दूसरों के मुंह मतलब जुबानी से सुनकर जो एक मन में धारणा बनाते लोग, वही अनुसार है। जैसे बच्चा नहीं सोता, मम्मी कहती है जल्दी सो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी, तो छोटे समय से ही बच्चे के एक सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है कि ये एक बड़ी भयानक चीज है, भयानक लोग है, जबकि हम लोग ये कभी विचार नहीं करते कि हम ही लोगों के समाज में से ही लोग चयनित होकर आते हैं, चाहे किसी भी विभाग के हो। तो जो समाज के जो भी मतलब समाज में जो चीजें प्रिवेलेंट है, वही चीज हमारे विभाग में भी प्रिवेलेंट होंगे, ये चीज समझना आवश्यक है। हम लोगों में भी मानवीय दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है, और ये चीज पब्लिक को इस बार देखने को मिला, और मैं मतलब उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और हमारे सारे फोर्स के लोगों के भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनने एक नया पुलिस पब्लिक जो रिलेशनशिप कायम किया, वो निश्चित रूप से काफ़ी दिन तक जो हम लोग के फ्यूचर में भविष्य में जो है इस एक संबंध बना है जी, जिसको हम लोग कम्युनिटी की पुलिसिंग के माध्यम से कई बार खुद करना चाहते थे, स्वतः परिस्थिति जनित हम लोग के सामने आ गया, और पब्लिक का बड़ा अथाह समर्थन मिला। ये निश्चित रूप से आगे चाहे अपराध नियंत्रण हो, चाहे लोग व्यवस्था बनाए रखने में हो, निश्चित रूप से हम लोग के सहायक सिद्ध होगा। ऋषि जी, आप मुझे ये बताइए, आप तो लगातार ऐसे मरीजों के सामने थी जो कोरोना से पीड़ित थे, इलाज कर रही थी, तो आपका क्या अनुभव कहता है? आपने इस पूरे जो समय बीता है उसको कैसे देखती हैं आप? टफ टाइम दोनों के लिए रहा, हमारे लिए भी बहुत टफ था। मतलब जैसे तकलीफ में लोग लेके आते थे, अच्छा ये ऐसी बीमारी है कि ना आप किसी से मिल सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना उनको छू सकते हो, ना उनके पास जा सकते हो, मतलब एक ऐसी बीमारी कि आप अकेले हो, और मौत का डर बहुत ही खतरनाक है। आपने तो उसको बहुत नजदीक से देखा होगा। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट जब अकेले, जैसे आईसीयू में जो पेशेंट एडमिटेड है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर्स को पता है कि ही इज अबाउट टू डाई, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो भी रिलेटिव्स को वो अलाउ नहीं कर पाते थे कि आप अंदर जाइए, आप उसको देख सकते हैं। तो जो अकेले जाना दुनिया से, दैट वाज द डिफ़िकल्ट टाइम, कि मतलब पेशेंट की वो कंडीशन देखकर हम लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हम लोग इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो टाइम ऐसा होता है कि आप मतलब आप चाह कर भी नहीं कर सकते ना, कि आप उनकी फैमिली को एट रिस्क नहीं कर सकते, तो आपको मना करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और वो बहुत पेनफुल रहता है। बहुत ही बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ कि आप जो बता रही हैं उसको सुन के मैं एकदम अंदर से, मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं मतलब उसमें कैसा चढ़ रहा होगा, कैसे उन लोगों को आप समझा पाते होंगे। किसी का अपना, किसी का बेटा रहा होगा, किसी की बहन, किसी का हस्बैंड, बहुत किसी का भाई, कितना कठिन काम रहा होगा ये। जी डेफिनेटली। इवन कुछ डॉक्टर्स को जैसे जो कोविड हुआ वो आईसीयू में रहे हैं, तो उन लोगों की भी इतना उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है कि दे गॉट इनटू डिप्रेशन, और अल्टीमेटली डेथ हो गया। एक डॉक्टर्स ऐसे केस रहे हैं, तो
पेनफुल होता है, अफेक्ट करता है काफी। आप आते होंगे तो फिर तो आपको लगता होगा कि कैसे कैसे सबको ठीक करना है। लोग को तो सारे लोग को सर को तो कहते होंगे कि भैया तुम बाहर से तो आओ, बाहर ही रहो। अब आपकी भी वही हालत नहीं, थी? हम लोग पूरा प्रिकॉशन रखे थे, कोशिश किया था फिर भी कि अब सारा सैनिटाइज वगैरह अच्छे से करें और जितना कर सकते थे उतना किया, क्योंकि घर में वनरेबल थे दोनों ही बच्चे। पर बच्चा हमारा बहुत पॉजिटिव रहा थ्रू आउट और फादर भी वेरी सपोर्टिव, मतलब उनका कॉन्फिडेंस दोनों का हमें आकर बूस्टअप भी करता था, हम दोनों को अच्छा लगता था। आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसका व्यक्ति अगर ध्यान रखे, क्योंकि आप तो रोज इससे दो चार हुई हैं, क्या है जिससे कि वो कोविड से बच सकता है? ऐसी कौन सी बात है जिसका वो अगर प्रायर पालन करे, उसका ध्यान रखे, तो उसको कोविड नहीं होगा? मास्क एंड बाहर से आकर आप अपने आप को पूरा वॉश कर ले एंड बाहर का, जैसे हम लोग बाहर के जर्म्स अंदर नहीं लेकर आए और आकर नहाते हैं, तो मोस्टली आप उसको दूर रख सकते हैं। किसी से भी बात करें, मास्क से बात करें एंड मेंटेन द डिस्टेंस, और बाकी घर आकर सैनिटाइज जरूर करें, चेंज योर क्लोथ्स, टेक अ बाथ, वो जरूरी है। ठीक है सर, ये बताइए, आप तो बहुत सारा काम करते हैं, आप हाथ भी देखते हैं, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, गाते भी हैं, ये सब तो एक एक बारी बारी से मुझे बता दीजिए कि हम लोग का भविष्य कुछ कहता है, कुछ होगा कि नहीं होगा? मैं हाथ नहीं देखता हूँ, मैं हाँ। थोड़ी बहुत Prediction करते हैं। हॉरोस्कोप्स में देखता हूँ। अच्छा। एक ये शौक मेरे को मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और उस समय ये हम लोग को ये पता नहीं चलता था कि आगे जाके भविष्य में क्या करेंगे, कोई नौकरी वोकरी कहीं मिलेगी कि नहीं। तो उस समय ये शौक चढ़ा और बाद में मेरे गुरु के आशीर्वाद से थोड़े बहुत उसमें हम आगे भी बढ़े। परंतु उनका भी ये कहना था कि इस चीज पे बहुत ज्यादा अंदर तक इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अगर सर्वशक्तिमान या उनको उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में होता है कि हमें भविष्य दिखाया जाए, तो निश्चित रूप से वो हमें स्वतः दिखा देते। तो उसको उतने ही तक उसके मतलब उपयोग करना चाहिए जिससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, कुछ आपको मतलब एक डायरेक्शंस मिले कि जिसको कहा जाए कि भाई अगर बारिश होनी है तो बारिश तो होगी, परंतु एक आप छाता अगर पहले से रख ले तो हो सकता है आप कम गीले होंगे, तो शायद उसका इतना ही उपयोग है। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं तो हम लोग छाते, मतलब अगर, इसीलिए तो मैंने पूछा कि हम लोग छाता ये जाने कि भाई छाता कब लेके चलना है मुझे, तो इसको तो आपसे जानना पड़ेगा ना। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन वो ये जो साइंस है ये निश्चित बहुत पर्सनलाइज साइंस है और एक एक व्यक्ति का विचार करने में समय लगता है और ये मैंने केवल एक हॉबी के रूप में लिया। निश्चित रूप से यहाँ पे और भी हमारे देश में, तो अभी जिसको पता चलता होगा तो पहले आपको बताता हूँ कि मेरा पहले जन्म कुंडली आप देखिए। डिस्करेज करता हूँ, मेरे मैडम ने आपको बता जरूर दिया। नॉर्मल इस चीज का चर्चा मैं कहीं नहीं करता हूँ। और जहाँ तक संगीत का सवाल है तो 2008 में मैं जब झांसी में किसी पद पे कार्यरत था तो मुझे एक गुरु मिले। अच्छा। जो अच्छे संगीतकार थे। तो किसी एक गैदरिंग में हमने कुछ बजाया था तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत बजा रहे। अच्छा। सुर तो आप सही बजा रहे परंतु उंगलियों का संचालन आपका गलत हो रहा है हारमोनियम। तो मैंने कहा लीजिए आप ही सिखा दीजिए। हाँ। बोले उन्होंने कहा कि भाई संगीत सीखना बहुत तपस्या का काम है। बोले ऐसे नहीं सीखा जाता, बोले उसमें आपको मेरे पास आना पड़ेगा रोज। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। अब वचन दे दिए थे तो अगले दिन पालन करने पहुंच गए। अरे वाह। और ₹1 का मुद्रा देकर और एक अपने गुरु को देख के गुरु बनाया गया। उनको गुरु मैंने स्वीकार किया, उन्होंने मेरे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद ये शिक्षा शुरू हुई, प्रारंभ रहा। और फिर समय बीतता गया और फिर मैं वहाँ से स्थानांतरित होने के पश्चात भी उनके साथ संबंध बना रहा। 2012 में अनफॉर्चुनेटली उनकी देहांत हो गया। उसके पश्चात मुझे 2 बड़े गुणी गुरु मिले। एक विनोद द्विवेदी जी जो कानपुर में वो ध्रुपद के बड़े ज्ञाता है। तो ख्याल अंक थोड़ा बहुत मैंने सीखा था पहले, फिर उसके पश्चात उनके साथ थोड़ा बहुत ध्रुपद सीखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कमाल है। फिर जब हम गोरखपुर में पोस्टेड रहे तो शरद मणि त्रिपाठी जी जो बड़े नामी कलाकार है और संगीत नाटक एकेडमी में मेंबर भी रहे हैं, उनके सानिध्य भी प्राप्त हुए। और उनके पिता जो सरसरंग जी बहुत बड़े लेखा बंदिशों के बनाने वाले भी थे और बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे। उनके भी कुछ बंदिशें हमने सीखी। और जब ये मैं बताना भूल गया, जब फरुखाबाद में मैं तैनात रहा तो ओम प्रकाश मिश्रा, कंचन जी और विद्या प्रकाश दीक्षित वो लोग फरुखाबाद घराने के जो
धरोहर उसको संजोए रखे हुए कुछ चंद ही लोग बचे हैं, उनके साथ भी थोड़ा बहुत हमें सानिध्य प्राप्त हो। तो इन सबों को मिला के एक बहुत कुछ सीख लिया आपने। तो नहीं, मैं नहीं कह सकता। संगीत में मैं तो बड़े बड़े गुणी जन भी धुरंधर हैं। बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। हाँ, हमने उनको थोड़ा बहुत जाना और थोड़ा सा उसका रस का जो है आस्वादन किया मैंने। और हाँ, और जब भी मन खराब हो जाता है, प्रेशर्स ज़्यादा महसूस होता है, तो हाँ, मैं संगीत का सहारा थोड़ा बहुत लेता हूँ। उससे थोड़ा सा मन को रिलैक्स हो सुकून जाता मिलता है, मन को अच्छा लगता है। मैं अपने पुत्र से भी कहता हूँ कि वो संगीत सीखे और वो सीख भी रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वो भी इस चीज़ को, मतलब मैं ये मानता हूँ नहीं, मैडम को नहीं कहते? शुरुआत में कहता था, अब वो अभी छोड़ हम दिया। वैसे ही रिलैक्स रहते हैं। तो इनके घर पे मैंने काफ़ी, मतलब जिसको कहा जाए, मतलब मेरे इस सब शौकों के कारण, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ये कई चीज़ों के कारण घर में इनका क्लटर बहुत बढ़ जाता है। तो काफ़ी नाराजगी वो हर व्यक्त जगह करते का हैं। मामला है, ये तो बहुत लंबी पंचायत है। इसको हम लोग वो दरअसल आपके यहाँ भी ये वही हमारे यहाँ वो शायद इन्हीं क्या इनके यहाँ सब क्या कुछ न कुछ चल रहा है। ये कहा कि जैसे पहले मैंने अपने मतलब आभार इनके प्रति व्यक्त किया, पुनः व्यक्त करता हूँ कि ठीक है, इनने हमें झेला, आगे भी सीखने आशा का है कि मौका भी दिया हाँ। और इतना ज्यादा है। तो मेरा पहला हारमोनियम जो है हाँ। मेरे श्रीमती जी ने ही मुझे गिफ्ट किया ओ, अपने स्वयं के अर्निंग से। हाँ। जो उस समय केजीएमसी में सीनियर रेसिडेंट थी, तो बहुत बढ़िया। उसी के अर्निंग से 4,500 रुपए का था वो। आज से तो वो 15 बचा साल है पहले। कि किसी दिन वो बचा है, अभी बचा है? हाँ, आज तो भी क्या बचा है। ऐसा नहीं किसी दिन मतलब म्यूजिक लगाते लगाते बजा रहे हैं आप, मतलब आप तो दिन भर आपके पास टाइम नहीं है और आपने ये लिए ये समय बजा। निकालना पड़ता है। अब जब भी समय मिले या कभी कुछ लोग मिले जो जानकार लोग हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, थोड़ा बहुत रियाज हो जाता है। नहीं तो सर थोड़ा सा कुछ सुना तो दीजिए। अब ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि अब इतना आपने रियाज किया है, हम लोग मैडम से भी कुछ सुन लेंगे वैसे। हाँ, साथ में देखिए, अब मैं इसमें जो आपका सबसे फेवरेट हो सर वही सुना दीजिए। जगजीत सिंह साहब का हाँ, जगजीत सिंह का सुना दीजिए सर। एक गजल है, 2 लाइन में उसका। हाँ, 2 ही लाइन सुनाइए चलिए। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। धन्यवाद। लेकिन सर ये मेरा ये कहना है कि देखिए ऐसा है, संगीत या कोई भी कला जब उसको लोग मिले ना तो वो रुकती नहीं है। नहीं, आज और आप तो बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी आपकी आवाज है और उतने ही मन से आपने 2 लाइनें सुनाई हैं मैम। नहीं, मैं सुनती हूँ। सुनने के लिए मजबूर रहते हैं क्योंकि कान तो कोई बंद नहीं कर सकता, आंखें बंद कर सकता है, कान नहीं बंद कर सकता। नहीं नहीं नहीं, दोनों लोग गाते हैं, बेटा भी गाता है, ये भी गाते हैं, तो सुनने के लिए कोई होना चाहिए ना। नहीं, ये तो आपने बात सही की, लेकिन कभी कभी तो उसमें मिला देना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ वो लोग बजाने चुप हो बजाने आता जाएंगे है? फिर। नहीं नहीं, ये बजाते भी है, गाते भी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी आगे क्या मन करता है, क्या करने की इच्छा होती है कि नहीं भविष्य में? कोई हॉबी होती है, कुछ इच्छा होती है निश्चित रूप से कि? मैं ये जरूर सोचता हूँ कि अब तो देखिए हम लोग जीवन के उस पड़ाव में है कि अब कैरियर भी मिडवे के ऊपर ही है और कई मतलब जगह पे हम तैनात रह चुके, बहुत सारे स्थान देख लिए, पद देख लिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कोई बहुत करियर माइंडेड नहीं रह गया हूँ। ये ज़रूर मन में इच्छा रहती है कि जो भी कार्य मिले उसको मैं अपने पूर्ण मनोयोग से मैं संपादित करूं। जैसे वर्तमान में हम लोग यहाँ तैनात है, कमिश्नरेट में तैनात है जी तो कमिश्नरेट प्रणाली यूपी में जब लागू हुई पिछले साल, जी जी, तो एक बड़ा चैलेंज था कि हम लोग, क्योंकि पहले लोग थे जिनने इनको सेटअप किया और इसको सक्सेसफुल बनाना था, तो उसके लिए ये प्रयास किया गया कि जितनी मेहनत की जाए कि कोई आक्षेप ना लगे और सारे व्यवस्था अच्छे चले,
जो नए न्यायालय बनाने थे अच्छे चले। मैं फ्यूचर के लिए मैं ये ज़रूरी इच्छा रहेगी कि जो व्यवस्थाएं आगे बनी है ये बनी है तो इसको और सुचारू रूप से आगे भी चले। और जहाँ तक अपने व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संतुष्टि अगर मन में बनी रहे तो शायद हर चीज़ व्यक्ति को मिल जाता है। अगर आपको सब कुछ मिले तब भी आप संतुष्ट न रहे तो निश्चित रूप से आप मतलब आप सुखी नहीं, आप संपूर्ण नहीं है, यू आर नॉट कंप्लीट। तो जहाँ भी जिस पोजीशन में जिस सिचुएशन में भी आप रहे, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने जिसको कहते हैं मतलब अपना भी मनोबल बनाए रखिए, दूसरे का भी मनोबल बढ़ाए रखिए। यही मेरा प्रयास रहता है। मैं भविष्य के लिए यही मूल मंत्र है आपका। यही। ऋचा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज अभी बच गई है बॉस से जो करवानी है आपने? कुछ बचा है? नहीं, ऐसा कुछ सब जो मामला नहीं ओके? होता है वो हम मैनेज कर लेते हैं। सारा मैनेजमेंट का मामला है। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं तो पुनः इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि वर्किंग लेडीज़ घर पे समय नहीं दे पाते और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनको, क्योंकि उनके भी फुल टाइम जॉब है। तो इनने उस जॉब के साथ साथ चाहे बच्चे को पढ़ाना, चैलेंजेस बहुत होते हैं। हाँ, मतलब बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे उसके सारे स्कूल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स, और हस्बैंड ज्यादातर दोष पत्नी को ही धीरे से डाल देते हैं, नहीं? और हमारे मतलब पिता के भी मतलब देखभाल जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, मतलब अपने फाइनेंसेस तो स्वयं ही नहीं देखते लेकिन दैनिक खर्च जरूर देखती हैं। तो उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेती हैं और कोई भी चीज़ जो भी प्लानिंग करना फैमिली की मैं इन्हीं पे छोड़ देता हूँ कि हाँ आगे हम लोग क्या करना आप डिसाइड कर ले। तो हमें तो इसीलिए प्लानिंग सब ठीक चलती है। सर चलिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो है आप लोगों की जो सोच है, जो छोटी मोटी नोक झोंक है, वो सब ऐसे ही चलती रहे, जिंदगी ऐसे ही बीती रहे और आप लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हों और वो आप अपने बेटे में देख रहे होंगे निश्चित रूप से, और भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो, क्योंकि आप तो कुंडली के साथ साथ म्यूजिक और समाज, उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस अवसर से आपकी मुलाकात हुई वो कुछ अलग हैं, हटके हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ जो है समाज को देना चाहते हैं, वो भी दिल से, मन से। अगले सप्ताह हम फिर किसी आपको ऐसे ही अवसर से रूबरू कराएंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।